2019 आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सियासी जमातों के सियासी वादों और इरादों से अलग इस मुल्क का वोटर पिछले 5 सालों का तजिया करके अपनी राय कायम करना चाहता है। पहले मरहले में मगरबी यूपी की जिन 8 सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, उनमें एक सीट मुजफ्फरनगर की भी है। पेपर और स्टील इंडस्ट्री के अलावा मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा गन्ना और इससे तैयार होने वाली चीनी के लिए मशहूर है और यही वजह है कि इस इलाके की सियासत ज्यादातर गन्ना काश्तकारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन सन 2013 के मुजफ्फरनगर और शामली फिरकावाराना फसादात ने इस इलाके की सियासत को बदल कर रख दिया और 2014 का इलेक्शन फिरकावाराना जात बिरादरी और मजहब की सियासत की नजर हो गया। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस इलाके में बिछी सियासी बिसात पर कई ऐसे मोहरे उभरे जिसने माहिर खिलाड़ियों को मात दी। मुजफ्फरनगर फसाद के बाद ऐसा ही एक चेहरा जो उभर कर सामने आया वो इसी इलाके के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले संजीव बालियान का भी था। मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसादात के बाद महापंचायत के जरिए संजीव बालियान पर लोगों के जज्बात भड़काने का इल्जाम लगा और मुकदमा भी कायम हुआ। उधर फसाद के बाद संजीव बालियान हिंदुओं के नए लीडर के चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मुजफ्फरनगर सीट के लिए बीजेपी ने संजीव बालियान के नाम का ऐलान कर दिया। फसाद के बाद जाट और मुसलमानों के दरमियान बिखराव का नुकसान जहां आरएलडी, समाजवादी और बीएसपी को उठाना पड़ा, वहीं वोट पोलराइजेशन का फायदा बीजेपी को हुआ और मोदी लहर में कई नए चेहरे मुंतखब होकर पार्लियामेंट पहुंचे। बीजेपी की नौजवान लीडरशिप को इन इलाकों में मजबूती से जमाने के लिए पार्टी का भी साथ मिला और संजीव बालियान जैसे कई चेहरों को मरकज में विजारत हासिल हुई। 2014 से लेकर 2016 तक संजीव बालियान मरकजी वजीर ममलकत बराए ज़राअत रहे और फिर 2016 से 2017 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्स एंड रिवर रहे। लेकिन वजीर रहने के दौरान भी संजीव बालियान मगरबी यूपी के किसानों के लिए कुछ खास नहीं कर सके। गन्ना किसानों को गन्ने का वाजिब दाम दिलाने और चीनी मिलों पर बकिया रकम की अदायगी को लेकर किए गए वादों को पूरा न कर पाने की वजह से संजीव बालियान को किसानों की नाराजगी का सामना है। वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा हल्के में तरक्याती कामों को लेकर भी अवाम की मिली जुली राय सामने आ रही है। 5 साल से जब चुना गया बीजेपी को, उसने वादे किए, निभाया कुछ नहीं। हम सबका विकास करेंगे, सबको साथ लेंगे। व्यापारी लोहा एसोसिएशन खत्म हो चुकी है। मैं लोहा एसोसिएशन का यहाँ का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष से ताल्लुक रखता हूँ, उसका मेंबर हूँ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बर्बाद हो गए लोग। यहाँ से प्लान करने लगे क्योंकि अब जो सरकार आएगी हम उससे यही अपील करेंगे कि हमारा इस काम को करे। देखो, अगर क्षेत्र की बात की जाए, हमारा क्षेत्र कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र दोनों से ही जुड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर, तो गन्ना अगर बात की जाए, गन्ने का भुगतान नहीं है, ये वास्तव में है। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो जो बंजर भूमि थी आसपास इलाके में, वो सब अब उपजाऊ भूमि हो चुकी है। तो पैदावार बढ़ा है, बहुत ज़्यादा पैदावार बढ़ने से पेराई बढ़ी है, मिलों में गन्ना क्षमता से ज़्यादा गिरने लगा है। तो उस वजह से भी गन्ने का भुगतान में दिक्कत है। और दूसरी औद्योगिक की बात करें तो औद्योगिक में पेमेंट यहाँ से बिजली के दर वगैरह ज़्यादा है, इसलिए पलायन कर रहे हैं उद्योग। अन्यथा जो जीएसटी का है, जीएसटी में लोगों को फायदा भी है। 5 सालों की तो बात यह है कि हमारी सड़कें अगर आप खुद ही देख लीजिए, आप चल के देख लीजिए कि कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ सड़कें खुदी हुई ना हो और उनको फिर ठीक तो किया ही नहीं गया है। काम हुआ, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया और अब वहाँ गड्ढे हैं, लोग गिर रहे हैं, उसमें बुरी हालत है। कोई यहाँ उपलब्धि नहीं है। 5 साल हो गए तकरीबन, यहाँ के लोग यहाँ के विकास के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। अब तो यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो और इस हुकूमत को, जो जुमलेबाज हुकूमत है, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली हुकूमत है, इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, बस इस इंतज़ार में है कि इलेक्शन हो, इंतखाब के दिन, इंतखाब वाले दिन इस हुकूमत को यहाँ से जो है बिल्कुल जो है विदा कर दें। देखिए, बात अगर मैं आम वोटर की करूँ तो मसला यह है कि जो मौजूदा सरकार है, इसमें मौजूदा सरकार फिलहाल कोई काम नहीं कर रही है और एक तरफा काम करती है, पक्षपात होता है, थोड़ा सा हो ही रहा है। तो आप सबको पता है, कोई कहता है, कोई नहीं कहता है। और सड़कों के हालात बहुत ख़राब हैं। विकास तो कोई है ही नहीं, विकास तो बीरबल की खिचड़ी हो गई, जो कभी होने की नहीं तैयार। बच्चा बीमार हो जाता है या उसको गलेगोटू बीमारी हो जाती है तो दिल्ली से पहले उसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए बहुत बिल्कुल सुधार नहीं। मैं चिकित्सा व्यवस्था में तो सिर्फ ये जो है कागजों में और उसमें बैनरों पे सिर्फ ये स्वच्छता अभियान और ये सब चल रहा है, बल्कि यहाँ तक हो रहा है कि जो स्कूल और अस्पताल के बीच में कूड़े घर तक बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से कोई कागजों में स्वच्छता अभियान चल रहा है, कोई किसी तरीके की कोई सफाई का, व्यवस्था का, दवाइयों का कोई नहीं। अस्पतालों में
डीएम साहब जिस दिन दौरा कर लेते हैं तो उस दिन सारी दवाइयाँ मौजूद हो जाती हैं और बाद में फिर जनता फिर परेशान रहती है उसी। हम लोगों में एजुकेशन की कमी है, इसलिए वो जानकारी हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। एजुकेशन के लिए कुछ किया गया यहाँ पे कि लगा कि हाँ भाई अब मुजफ्फरनगर में ये सब चीज़ हो गई, अब हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ सर यहाँ पर अभी। जैसा कि सरकार ने हम लोगों से वादा किया था 15 लाख रुपए आएंगे, 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, क्षेत्र का विकास होगा, हर स्तर पर ये सरकार फेल है, सिवाय हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बांटने का काम किया है और सारा इन लोगों ने और कुछ नहीं किया है। मैं तो यही जानता हूँ कि ये मोदी सरकार है ना बिल्कुल फेल, हर मामले में फेल। हिंदू मुस्लिम और इसके अलावा कुछ नहीं जानते ये लोग। मस्जिद मंदिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा इस देश का, बस और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिद मुद्दा रहेगा कि नहीं इलेक्शन में? लोग सोच के कुछ नहीं रहेगा इस बार कुछ नहीं रहेगा। जनता समझ गई इन लोगों को कि ये क्या चाह रहे हैं। इन्होंने माहौल बनाया, माहौल बना रहे हैं मगर बनने वाला नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के शिव चौक इलाके में। ये यहाँ का बड़ा बाजार है और हिंदू और मुस्लिम दोनों फिरके के लोगों की यहाँ पर इस बाजार में दुकानें हैं और वो अपना कारोबार यहाँ करते हैं। ये मशहूर शिव मंदिर है जिसके नाम पर ही इस चौराहे का नाम शिव चौक पड़ा है। यहाँ लोग क्या सोचते हैं वोट को लेकर, अपनी वोटिंग को किस तरह से वो वोट कास्ट करेंगे, कि किस तरह के जो है सियासी जमातों को वो सपोर्ट करेंगे, क्या उनका कहना है, जानते हैं। पंडित जी, आप यहाँ पे लोगों से मिलते रहते हैं और देखते रहते हैं जो एक मिजाज यहाँ लोगों का बना हुआ है। अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं, 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। क्या आपका कहना है कि इन 5 सालों में क्या चीज़ें आपने देखी और किस आधार पे आप अपना कैंडिडेट चुनेंगे? यहाँ पे जो है 5 सालों में काम तो बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है, क्राइम कम है। आज मुजफ्फरनगर उस क्राइम लिस्ट से बहुत नीचे है और शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आदमी अपनी जो है सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए सब लोग जो है आगे भी उन्हीं को चाहेंगे जी, उन्हीं को वोट करेंगे। जी हाँ, संजीव बालियान जो है काम किया। जी हाँ। जात बिरादरी और फिरका वाराना सियासत की बुनियाद पर संजय बालियान यहाँ इंतखाबात तो जीत गए, लेकिन इलाके की तरक्की के लिए जो काम करने थे अवाम उससे मुतमईन नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी को इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। गंगा और जमुना के दो आब का ये इलाका गन्ने की पैदावार की वजह से खास पहचान रखता है। गन्ने की काश्तकारी जहां इस इलाके के किसानों की आमदनी का बड़ा जरिया है, वहीं इस गन्ने से चलने वाली चीनी और पेपर मिलें इलाके के नौजवानों के रोजगार का बड़ा जरिया रही हैं। लेकिन गन्ने के MSP और चीनी मिलों पर किसानों के बकाया रकम का मसला हर दौर में इलेक्शन के पहले सियासी मुद्दा तो बनता ही है, लेकिन ये मसला हल नहीं होता। 2014 में किए गए सियासी वादों को 2017 के असेंबली इंतखाबात में भी बीजेपी ने दोहराया, लेकिन हुकूमत बनने के बाद इन वादों पर अमल को लेकर वो भी पिछली हुकूमतों से अलग नजर नहीं आई। बजट में किसानों के लिए मामूली राहत के ऐलान के बावजूद मगरबी यूपी के किसानों का बड़ा तबका सरकार की पॉलिसी से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आता। दिल्ली के बाद NCR के इस इलाके में जब आप निकलेंगे तो मेरठ से होते हुए मुजफ्फरनगर तक का जो रास्ता है, हाईवे है, वो बहुत अच्छा है, बना हुआ है। लेकिन जब आप कस्बों की तरफ रुख करते हैं तो सड़कें कहीं टूटी हुई भी नज़र आती हैं, कहीं बनी हुई भी नज़र आती हैं। और इस इलाके में जो रोज़गार है सबसे ज़्यादा लोगों का, वो खेती और किसानी है और सबसे ज़्यादा गन्ने की यहाँ पर काश्त होती है। कुछ गन्ना किसान हमें यहाँ पर बैठे हुए मिले, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने जो वायदे किए क्या वो पूरे हुए कि नहीं हुए। क्यों काका, जो सरकार ने वायदे किए गन्ना किसानों के लिए, गन्ने के मूल को लेके, क्या वो पूरे हुए? नहीं जी, नहीं हुए, पूरे नहीं हुए। ना तो भाव बढ़ा, किसानों को उम्मीद थी कि अब जो है इलेक्शन की सरकार, वो है इलेक्शन की साल है तो कुछ पैसा जरूर बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ा। एक 15 दिन का पेमेंट की बात थी, 15 दिन का अब तक नहीं हुआ। 15 दिन में गन्ने, और गन्ना बहुत काफ़ी खड़ा है अभी जो खेतों में, अरे सुक्कन लग रहा, पर्ची भी नहीं आ रही है, अरे ना पेमेंट हो रहा। काम हमारे यहाँ तो कुछ करा नहीं। किसान गन्ने की बेल्ट है हमारे यहाँ से, 3 जिले मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, गन्ने पेमेंट कोई बढ़ा नहीं तो काम क्या करा। बच्चों की जो भर्ती लिखी हुई अधूरी पड़ी सारी जो है, समझे, उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ जो है। क्या कहेंगे काका, आप कुछ कह रहे थे कि
यहाँ पे जो भी है, आपके सांसद ने कितना आपका साथ दिया? तो आया ही नहीं, संसद तो कोई आया ही नहीं जी, ना हमारा कोई ब्यारा ले रहा। और गन्ना इतना खड़ा जी, शायद रुक जा, गन्ना जाओगे नहीं। अच्छा 5 साल में कोई भर्ती नहीं जी, कोई भी उनका वादा पूरा नहीं। 2000 रुपये किसी के आ गए, किसी के नहीं आए जी। देखो जी, हमें तो मोदी से बढ़िया सरकार किसी की लग नहीं, मोदी सरकार ही आनी चाहिए। और अब नहीं, अभी कब 2 योजना रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे जी, सरकार मोदी की ही बेहतर है, सब सरकारों से बेहतर है। परिपक्व राजनीति है, बिल्कुल मैच्योर पॉलिटिक्स है उसकी। देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी से विश्वास हुआ तो वो भाजपा से हुआ। इसे तो पेंशन मिल जा, मास्टर है, इसका लड़का नौकर है, बढ़िया नौकरी मिल रही, तो इन्होंने क्या जरूरत है? गन्ने के पैसे मिलो ना, 4 साल मत मिलो। जिसे पेंशन मिल रही, अरे वो मिल रहा, तो इन्होंने जरूरत क्या? इन्होंने तो मोदी हो चाहे कुछ हो, किसान की पेंशन करवा रहे हैं। किसान की कितने पेंशन कर दी, किसी की बकवाद ना करा करते। इन बातों तो ना फायदा, बिल्कुल खिलाफ है जी सरकार। जो तो बस की नहीं किसी की, अब हम किसी को वहाँ जबरदस्ती बैठा दे। पर हम तो 2 कैंडिडेट ये हमारे मुजफ्फरनगर के और बागपत के हैं, हम ये 4 लोक दल के जीते। गन्ने में कोई फायदा नहीं हो रहा, गन्ने में तो जो है नुकसान हो रहा है, पेमेंट से ही नहीं मिलता टाइम पे, और जब पेमेंट नहीं मिलता तो आगे बुआई में खर्चे में दिक्कत आती है। इस बार अजीम इत्तेहाद के वजूद में आने के बाद इस हल्के का सिनेरियो तब्दील हुआ है। मरकज और रियासत में बीजेपी की हुकूमत है और किसानों का देरीना मसला जूं का त्यों बरकरार है। किसान भी इस बार मोहतात नजर आ रहे हैं और इंतखाबात से कबल पार्टियों से मुकम्मल भरोसा चाहते हैं अपने मसाइल के हल का। 2013 के मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसादात ने इस इलाके के समाजी ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही जाट, मुस्लिम और दलित वोट बैंक की सियासत करने वाली सियासी जमातों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। आरएलडी जैसी इलाकाई पार्टी का तो वजूद ही खतरे में पड़ गया। आरएलडी सरबराह अजीत सिंह पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले बागपत से अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। तमाम बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बने मोर्चे में शामिल होकर अजीत सिंह ने जहां समाजवादी और बीएसपी के साथ रिवायती वोट बैंक के बिखराव से बचने की कोशिश की है, वहीं जाट और मुसलमानों के दरमियान पैदा हुई दूरियों को खत्म करके अपने रिवायती वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। ऐसे में मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी के लिए इस मर्तबा जीत की राह आसान नजर नहीं आती। नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास संकल्प दिया। आप कल्पना करिए, जिस समय देश के अंदर बहुत सारे परिवारों के अंदर, गरीबों के अंदर शौचालय नहीं थे, प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सब परिवारों के अंदर, सब घरों के अंदर जहाँ पर शौचालय नहीं थे, उसको हिंदू मुस्लिम का बैन नहीं किया। हर गरीब व्यक्ति के घर में जाकर के छांट करके सिलेक्शन करके शौचालय बनाने का काम किया। उज्ज्वला गैस के माध्यम से हर वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, गरीब हुआ, उन सबको उज्ज्वला गैस देने का काम किया। बैंक के खाते खुलवाने का काम किया। सड़कों का चहुमुखी विकास हुआ है। और देश के अंदर एक आधी बहुत छोटी घटना को छोड़ दो तो कहीं कोई सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने इस देश को दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में खड़ा किया है। ये पूरे देश का बच्चा जानता है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के सामने, उनकी कार्यशैली के सामने अब कोई टिक नहीं पा रहा है। लोग गठबंधन कर करके नरेंद्र मोदी के सामने कुछ अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है सब फिसल जाएंगे और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से लोकसभा का चुनाव जीतने वाली। चुनाव आते आते लोगों के जहन बदल जाते हैं और ख़ासकर मुजफ्फरनगर के अंदर माहौल ऐसा रहा है कि 2013 के दंगों के बाद मुजफ्फरनगर से एक संदेश गया और एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा संदेश गया कि चुनाव लगभग हिंदू मुस्लिम हो गया था। मुजफ्फरनगर के हालात कुछ इस तरह के हैं कि हमने पहले से ही सचेत रहे और इन संस्थाओं ने ये यहाँ ज़मीनी स्तर पर काम शुरू किया है कि सद्भाव का कोई भी मौका हाथ से जाने ना दिया जाए और चुनाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए कि सब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में मतदान के प्रतिशत पर बढ़ोतरी पर ध्यान हो हर नागरिक का मुजफ्फरनगर ज़िले के, और सद्भाव पर ध्यान हो। चुनाव लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है, जो चाहे जहां वोट दे, लेकिन इससे दिलों में दूरी पैदा ना हो। 2013 में जो एक हादसा मुजफ्फरनगर के साथ हुआ, वो बहुत एक ऐसा हादसा है जिसने बहुत लोगों के दिलों को बांट दिया था। परंतु ये मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ पर लोग आपस में प्यार करते हैं। आने वाले चुनाव में
ये जो खाई की बातें की जा रही हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा की जा रही हैं, परंतु यहाँ की आवाम जनता समझ चुकी है कि किसको इस दंगे से फायदा हुआ था और किसको नुकसान हुआ था। सब लोग एकमुठ होकर एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को देना चाहेंगे जो देश के हर आवाम की सोचे, किसी एक वर्ग की ना सोचकर एक सेक्युलरिज्म की धारणा को आगे बढ़ाए और जो सबको हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चले। कहीं ना कहीं जो मसाइल हम लोगों के हैं, बिन मुसलमान में एक बात कह सकता हूं कि जो हम लोगों के मसाइल हैं उन सिलसिलों पर हम लोग देखते आ रहे हैं लगातार कि वादे हो रहे हैं और वादों पर कहीं भी कोई खरा नहीं उतर रहा। हमने सब सरकारें देख ली, जिन वादों पे मौजूदा सरकार आई थी उन चीज़ों पर जवाबदेही नहीं है, उन चीज़ों पर कहीं भी हम लोगों को कहीं रोशनी नहीं दिखाई दे। आज तमाम जो हम लोगों के अहम मसाइल हैं, जो हमारी तालीम है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा सफाई है, इन सब चीज़ों पर अगर जो आप आके देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग हैं नहीं बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारे इलाके बहुत पिछड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के अभियान को चलाया था। आप किसी भी दलित बस्तियों को, मलिन बस्तियों को, अल्पसंख्यक बस्तियों को आके देखिए, कहीं ना कहीं ये दम तोड़ता हुआ, ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद दम तोड़ता हुआ दिखाई देगा। कहते हैं नई नस्ल को तरक्की के धारे में शामिल करने के लिए बुनियादी तालीम के ढांचे को मजबूत बनाना जरूरी है, लेकिन प्राइवेट तालीमी इदारों से अलग अगर सरकारी तालीमगाहों का जायजा ले तो ज्यादातर स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान ही नजर आता है। कॉपी किताब और बच्चों की ड्रेस से लेकर मिड डे मील तक सरकारी कामकाज का दायरा खानापुरी तक ही महदूद नजर आता है। यूँ तो सरधना मेरठ की एक तहसील है और यहाँ की एक असेंबली सीट है, लेकिन ये असेंबली हलका मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में आता है। तालीमी जो है तरक्की की हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में काम नहीं हुआ। बहुत से ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उनके हालात भी बदले, लेकिन अभी भी बहुत काम होना बाकी है। सरधना का ये ऐसा ही एक प्राइमरी स्कूल है कि जहाँ पर बच्चे सीट पे नहीं, उनके लिए कुर्सी और मेज़ नहीं है, लेकिन वो आज भी टाट और पट्टी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं जो इन बच्चों को तालीम देते हैं। जो बुनियादी सहूलियात हैं वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन टीचर जो हैं वो इन्हीं जो महदूद वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो इनके पास अवेलेबल है चीज़ें, उसी में इनको तालीम दे रहे हैं। सर, कितने बच्चे हैं यहाँ स्कूल में, और ये पहले उर्दू मीडियम स्कूल था लेकिन अभी जो है ये कैसे चल रहा है? ये स्कूल ठीक चल रहा है। स्कूल में किसी पर भी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस स्कूल के अंदर से फर्नीचर की कमी है। व्यवस्था में बच्चों को बैठाने में हमें दिक्कत आती है। टाट पट्टी जो है ये मैडम भी अपनी तरफ से अपने घर से लाती हैं। दरी भी हमारे पास जो पड़ी है ये भी हमने अपने घर से लाई है। कुछ स्कूलों में हमने जाके जायजा लिया है तो वहाँ पर पुताई भी हुई है, रंग का भी काम हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत बुरे हाल है। हाँ, यहाँ बुरे हाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आसपास का जो इलाका है वो इस तरह का है कि वो यहाँ पर स्कूल को नुकसान पहुँचाते हैं, और यहाँ पर जो है गंदगी का वातावरण ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो है घोसियान मोहल्ला है। यहाँ पर जो है कई हज़ारों भैंस बंधती हैं और उनका रोज़ जो है कई हज़ार किलो तो चारा आता है और फिर उनका गोबर बनता है। साफ़ सफाई नहीं है। जो हालात हैं उसका जायज़ा हम ले रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं वो आ रहे हैं ज़रूर, क्योंकि उनको तालीम लेनी है। ये वो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते, उनका एक आसरा यही होता है सरकारी स्कूल ही, और वो आने को यहाँ मजबूर होते हैं। मैम, आप यहाँ की हेड टीचर हैं, ये हालात क्यों? पहले उर्दू मीडियम स्कूल था, अभी कैसे चल रहा है? उर्दू की क्या पढ़ाई होती है? उर्दू की पढ़ाई अच्छी है, उर्दू शिक्षिका हैं यहाँ पे सभी हम मैम हैं और बच्चों को अच्छे से तालीम देती हैं और सभी विषयों के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी जाती है। जैसे और अदर स्कूल्स हैं वैसे ही यहाँ पर भी जानकारी। कमी क्या आपको लगती है कि अभी विधायक और सांसद दोनों एक ही पार्टी के हैं, दो असेंबली सीट अलग है लेकिन लोकसभा सीट दूसरे में आता है, तो क्या दोनों में क्लैश नहीं होता? इसकी वजह से आप लोग कहाँ चूक जाते हैं? विद्यालय के कार्य में तो कोई ऐसा मतलब प्रभावित नहीं हो रही। जो कार्य प्रणाली है जो पहले चलती थी वैसी अब है। जी, खाने की बहुत दिक्कत है। अच्छा, मिड डे मील भी नहीं आता? जी आता है। अच्छा आता है, खराब आता है? खराब। क्या आता है? जी, रोटी भी है, सूखी भी आवे हैं और सब्जी भी, कभी कुछ निकल जावा उनके अंदर, कभी कुछ। हमारे स्कूल में ऐसे ही प्राइवेट की तरह कुर्सी होनी चाहिए बैठने के लिए, और जो
जिम्मेदार है उन्हें आके देखना चाहिए। हमारे गंदगी रहती है यहाँ पर। यहाँ पंखे होने चाहिए, खाना अच्छा आना चाहिए, कमरे भी बन जाने चाहिए और फर्नीचर होना चाहिए। कुछ ज़रूरतें पूरी हुई इन स्कूलों की और गरीब बच्चों की, लेकिन बहुत अभी रह गई हैं और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो अब इलेक्शन में जो भी पार्टी आए या फिर जो भी सियासी नुमाइंदा चुन के आए वो इन हालात पे भी गौर करे और उन जगहों पर भी जाए जहां पर सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है। वहीं पिछले 5 साल में बुनियादी तरक्याती कामों का जायजा लें तो हालात बहुत बेहतर नजर नहीं आते। एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद मुजफ्फरनगर अभी भी एक शहर से ज्यादा किसी जिले की तहसील या कस्बा ही नजर आता है। सरकारी मेडिकल सहूलियात के नाम पर पसमानदा और गरीब तबके को मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का ही सहारा है, लेकिन बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए आज भी यहाँ के मरीजों को मेरठ, देहरादून और दिल्ली का सफर तय करना पड़ता है। अस्पताल के जिम्मेदारान खुद मानते हैं कि काम तो कुछ हुए लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। न्यूरो सर्जिकल जैसे पेशेंट होते हैं वो पेशेंट को रेफर किया जाता है, और कार्डिक पेशेंट होते हैं जिनको कोई दिल की जो ज़रूरत होती है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, उन सब मरीजों को वहाँ रेफर किया जाता है। सुविधाएं बढ़ाने का ये है कि गांव-गांव में सुविधाएं होनी चाहिए, उसके लिए डॉक्टर चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट कम हो गए। एक एनेस्थेटिस्ट का ट्रांसफर मेल हॉस्पिटल में कर दिया गया, तो हमारे पास ही नहीं है एनेस्थेटिस्ट। नहीं, मेरे जो मुख्य कमी है वो इस समय जो आ रही है वो डॉक्टर्स की है, ट्रेंड डॉक्टर्स, है ना, और एमबीबीएस एलोपैथिक डॉक्टर्स चाहिए, है ना, जिसकी वास्तव में कमी है। को पहले से तो बहुत कुछ सुधर गया। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, अब काफ़ी सुविधा है। अगर सारी चीज़ की सुविधा यहीं उपलब्ध हो जाए तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ फैसिलिटी बढ़िया मिलेगी, बाहर जाने की इच्छा ही नहीं करने की। फिर क्यों? तो अभी कुछ और होना बाकी है, और होना बाकी है, कुछ सुधार भी होना ज़रूरी भी है। पहले के मुकाबले तो कुछ सुधार है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। अभी जैसे विशेष तौर पे सफाई का ध्यान देने की ज़रूरत है, और मरीज़ ज़्यादा हैं, डॉक्टर कम हैं। जैसे इमरजेंसी में रात को 2 डॉक्टर बैठते हैं, पूरा सिटी से या आसपास से जो भी आते हैं उनको फर्स्ट एड तो मिल जाती है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा दिल्ली में है, ऐसा नहीं है। दिल्ली के हॉस्पिटलों में भी गए हुए हैं, मगर ऐसा नहीं है जैसा वहाँ पे है जी। यहाँ जी वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ इतना नहीं है फिर भी जी जी। दिल्ली से लेकर एनसीआर के दूसरे हिस्सों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मगरबी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर उत्तराखंड के देहरादून तक नेशनल हाईवे की तामीर का काम तो अंजाम दिया, लेकिन बेहतर सहूलियात के लिए अवाम पर टोल टैक्स के नाम पर इजाफी बोझ भी डाल दिया गया। वहीं हाईवे से उतरकर अगर शहरों कस्बों की सड़कों का जायजा ले तो हालात बहुत बेहतर नजर नहीं आते। दिल्ली से निकलकर मेरठ से होते हुए बागपत, बिजनौर और मुजफ्फरनगर शामली को जोड़ने वाली सड़कों पर जगह जगह आपको गहरे गड्ढे नजर आ जाएंगे। शहर के अंदर की सड़कें भी इस लायक नहीं है कि ट्रैफिक के इजाफी बोझ को बर्दाश्त कर सके, इसलिए शहर के बेशतर इलाकों में लोग सड़कों की खस्ताहाली से परेशान हैं। और ये हाल तब है जब 2017 में योगी सरकार ने साल के खत्म होने से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिए जाने का वादा और इरादा जाहिर करते हुए हुक्म जारी किया था। लोकतंत्र के इस पर्व में सबकी हिस्सेदारी है, कहीं हैं चुनावी वादे, लेकिन निभानी हमें अपनी जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।